हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों से कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल स्टार्ट की थी 12th अकाउंटेंसी में। मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो ही बना रहा हूं, तो भैया मेरी शक्ल देख के कोई ये मत सोचना कि इकोनॉमिक्स की क्लास है। ये 12th अकाउंटेंसी क्लास है फिलहाल, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स की क्लास आज ही बनाऊंगा, लेकिन दूसरी वाली, ठीक है जी। तो हमने लास्ट क्लास में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने केवल एक फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट गुडविल आपकी वहां से आ रही थी। अगर आपको सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा था तो वो हमारा निकालने का वही पुराना तरीका था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उसका फॉर्मूला ही पुराना ही था, घिसा पिटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा तो उसके लिए हमारा क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा था तो मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं दे रखी, बैलेंस शीट दे रखी है, तो आप उसमें कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ले लें। अगर आपको कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा तो आप क्या करें, सारी की सारी एसेट को जोड़ें, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, सब कुछ जोड़ के, और उसमें से आउटसाइडर्स लायबिलिटी माइनस कर दें, मतलब जो बाहर की लायबिलिटी है। बात समझ में आती है? आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। बात समझ में आती है? ये हम चीज वहां डिस्कस कर चुके थे और इसका एक क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का एवरेज जरूर लिया जाएगा, इसीलिए इसको हमने कहा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। तो आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना क्या है, हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले लास्ट स्टेप को देखो जरा ध्यान से, मैं हमेशा इसे पहले लिखवाया करता था। गुडविल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट को माइनस करना है, आपकी गुडविल निकल के आएगी। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का ड्रामा इसमें भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया, पिछली क्लास में बता दिया था, कैपिटलाइजेशन के अंदर आपको कोई नंबर ऑफ इयर्स परचेज की ड्रामेबाजी नहीं करनी, गुडविल डायरेक्ट निकल के आएगी। पिछले मेथड में भी सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ डिवाइड किया था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, आपकी गुडविल निकल आई थी। यहां पर भी आप ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है जी। वो नहीं, लेकिन यहाँ फॉर्मूला दूसरा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। अब ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है और ये नेट एसेट क्या होती है, इसी के लिए ये सब ड्रामेबाजी है। एक एक करके सारे स्टेप्स पढ़ते हैं और उसके बाद आपको ये चीज समझ में आएगी। लेकिन इसको नोट कर लेना, मैं वीडियो पॉज करके, मैं वीडियो पॉज कर, हालांकि टाइम दूंगा मैं, लेकिन पहले समझने की प्रयास करें थोड़ा सा। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, वो हमारा पुराना फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगी सर, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया था ना, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, जैसे हम गुडविल निकाल रहे थे पिछले मेथड में कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते थे ना, यहां पर एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, गुडविल नहीं आएगी, ध्यान रखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको यहां रखनी है। बात समझ में आती है? थर्ड स्टेप आपका आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकलेगी, इसका भी वही हमारा फॉर्मूला है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। सारी एसेट्स में से आप आउटसाइडर्स लायबिलिटी को अगर माइनस कर दें तो आपकी नेट एसेट आ जाएगी। लेकिन सारी एसेट्स में ना गुडविल को हटा दिया गया, फिक्टिशियस एसेट्स को हटा दिया गया। सर, ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स आपकी झूठी एसेट्स होती हैं, मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एसेट साइड में थी। भैया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्यों डाल रखा है यहाँ पे, क्या जरूरत है उसे डालने की? सस्पेंस है, सस्पेंस आपको ट्रायल बैलेंस समझाया। सस्पेंस का मतलब क्या है, जिसको कहीं जगह ना मिली उसे वहां ठोक दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो आपकी झूठी एसेट है, आपको खुद नहीं पता आपकी एसेट है नहीं है वो, पर हाँ एसेट साइड में लिखा तो बैलेंस शीट बराबर हुई। एक वर्ड था मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपकी झूठी एसेट है, ये भी नहीं यहां पर आएंगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
ये आपने वहां डाल दिया, ये भी नहीं आएंगे। ये सब आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जो मार्केट में नहीं बिकती। मार्केट में आपकी बाकी सब चीजें बिकेंगी पर फिक्टिशियस एसेट नहीं बिकती। यहां तक कि आपकी गुडविल भी बिकती है। इतने दिन से हम यही पढ़ रहे हैं। हम गुडविल की कैलकुलेशन वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? फिलहाल हम गुडविल की कैलकुलेशन इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि हमें गुडविल की असली कीमत पता चल पाए, ताकि हम मार्केट में वो कीमत बोलकर और उसको वसूल सकें, तभी तो हमें पता चलता है। तो बेटा ये गुडविल जो होती है ये भी मार्केट में बिकती है, ठीक है जी। तो ऑल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी कौन सी है बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। बात समझ में आती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आप नई बैलेंस शीट अभी आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि अभी आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप के तुरंत बाद, तब आप लोगों को मैं नई बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। वहां पर थोड़ा सा तरीका बदल गया है, फिक्टिशियस एसेट खत्म हो गई है वहां पर, इसलिए मैंने फिक्टिशियस एसेट का नाम यहां नहीं लिखा है, क्योंकि अब नया ट्रेंड आ चुका है। अब नई बैलेंस शीट बनती है हर जगह, बस पार्टनरशिप में ही पुरानी बनती है। बाकी बनाना चाहो तो आप पार्टनरशिप में भी नई बैलेंस शीट बना सकते हो, ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे पुरानी, बस थोड़ा पुरानी बैलेंस शीट आसान पड़ती है, ठीक है ना, इस वजह से कर लेते हैं। हालांकि नई बैलेंस शीट बहुत ज्यादा आसान है। जब आप लोग नई बैलेंस शीट करेंगे, अभी क्या है कि हमारे सीबीएसई ने सिलेबस को अपडेट नहीं किया, वो अभी भी 11th क्लास में हमें पुरानी बैलेंस शीट ही सिखवाता है। आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो पढ़ाई थी, तो वो बैलेंस शीट मैंने पुरानी वाली पढ़ाई थी। अगर सीबीएसई इसको अपडेट कर देना तो मैं पुरानी पढ़ाऊंगा ही नहीं। पुरानी से बहुत आसान है नई बैलेंस शीट। पुरानी में थोड़ी बहुत रूल्स भी हैं, नई में कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं कहते कोई रूल नहीं है, कुछ है वहां पर, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। जब हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा। तो फिलहाल पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ। पहले स्टेप में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, दूसरे स्टेप में एवरेज प्रॉफिट के बेस से हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, जब हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उससे डिवाइड कर दिया। तीसरे स्टेप में हमने नेट एसेट निकाली, कैसे? सारी की सारी एसेट गुडविल को छोड़कर और फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर आउटसाइडर्स लायबिलिटी को माइनस कर दिया एट करंट वैल्यू। ये नहीं आपकी जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है आप वो वैल्यू उठा लोगे ना। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि मशीन की वो बैलेंस शीट की वैल्यू है 1 लाख रुपए और इसकी करंट वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, करंट वैल्यू आज की जो वैल्यू है, तो आप 1.5 लाख लोगे, 1 लाख नहीं लोगे। इनकेस आपको नहीं दे रखा है, केवल बैलेंस शीट दे दी, तो मान के चलेंगे कि वही हमारी करंट वैल्यू है, ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो आप क्या लेने वाले हैं? आप करंट वैल्यू लेने वाले हैं। इससे साफ साफ लिख दिया एट करंट वैल्यू। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस कर दो। स्टेप 2 मतलब कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट को माइनस कर दो। ये आपके 4 स्टेप थे, आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें और आपका आंसर गुडविल का आ जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। वीडियो में जरा पॉज करें, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर करा देता हूं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपका ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अरे हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल जाता हूं हमेशा, आप सभी के पास बुक्स हैं, या तो किसी के पास टीएस ग्रेवाल होगी या चतुर्वेदी होगी या विवासन होगी। सबसे ज्यादा जो आज की डेट में टीएस ग्रेवाल ही चल रही है। ये वाला क्वेश्चन मैं टीएस ग्रेवाल का ही उठाया। मैं आपको बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, अनसॉल्व्ड की तरफ भागते हैं, इलिस्ट्रेशंस नहीं करते। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इलिस्ट्रेशंस पहले करें, उसके बाद ही आप अनसॉल्व की तरफ जाएं। इलिस्ट्रेशंस बेटा, अनसॉल्व्ड आप सोचते हैं कि इलिस्ट्रेशंस आप करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, सॉल्यूशन वहीं दिया हुआ है। बेटा उसे करने से इतना बेनिफिट है आपको कि आपको डायरेक्ट पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, उसके अंदर आपको स्टेप्स पता चलेंगे। कई बार मैं जब मतलब यहाँ वीडियो बनाऊंगा या फिर जब मैं फेस टू फेस क्लास दूंगा, उस टाइम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दूंगा बिना स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ये मानकर कि आपको ये चीज पहले से ही आती है। लेकिन आपको आदत आएगी, आदत पड़ेगी कहां से? वहां से सॉरी इलिस्ट्रेशन से। मैं आपको बता दूं एक बात क्लियरली, अनसॉल्व का आप आंसर निकाल सकते हैं, पर एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन करने के तरीके से, आपकी प्रेजेंटेशन से। आप प्रेजेंटेशन वहां से सीखने वाले हो, इलिस्ट्रेशन से। तो कोई टीचर अगर ये बोलता हो कि इलिस्ट्रेशन मत करो बल्कि अनसॉल्व करो डायरेक्ट, तो भैया बहुत गलत कहते हैं वो। आपको पहले करनी दोनों चीजें, अनसॉल्व्ड जरूर करो क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगी, और इलिस्ट्रेशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे हर चीज सीख पाएंगे कि हमें क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी कोई सी बुक हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सी बुक हो, आप उस बुक के सबसे पहले इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही अनसॉल्व को हाथ लगाने वाले हैं। बात समझ में आती है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है इसके अंदर? अ फर्म अर्न 60,000 रुपए एज प्रॉफिट। 60,000 रुपए उसने प्रॉफिट अर्न किया है
फर्म ने, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। बेटा केवल एक ही प्रॉफिट दे रखा है तो हम मान के चलेंगे ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, बिल्कुल जी ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 हमारी एसेट दे रखी है, एक्सेप्ट गुडविल, साफ साफ दे दिया उन्हें कि एसेट हमारे पास 7,20,000 है और लाइबिलिटी हमारे पास क्या है 2,40,000। आउटसाइडर लाइबिलिटी ही होगी और ये टोटल एसेट ही होगी, हम मान के चलते हैं ये चीज। कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले कैपिटलाइजेशन से आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। या तो अपने देसी तरीके से स्टार्ट कर दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या, पहले गुडविल दो, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। फिर पहले आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो और फिर आप नेट एसेट निकालो, जैसा आप सारे फॉर्मुलेस करते थे। आप वैसे करना चाहो वैसे कर लो, स्टेप्स को फॉलो करना चाहो आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। बात समझ में आती है? स्टेप्स भी वही तरीका है। स्टेप्स को तो बस क्या है कि वो स्टेप्स मैंने नहीं लिखे, मैं पहले क्लियर कर दूं, वो स्टेप्स मैंने नहीं लिखे, आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में साफ साफ वो 4 स्टेप्स थे, मैंने उनको ऐसा ही यहां लिखवाया और उसको बस एक्सप्लेन किया है। मैंने कोई स्टेप अपने पास से नहीं बनाया, वो वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो स्टेप काफी सही थे और आप डिटेल में चीजों को समझ पाएंगे। अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो तो आप स्टेप करना, स्टेप 1 कैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो स्टेप 1 तो अपने आप खत्म हो गया। स्टेप 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकालें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकालोगे क्योंकि निकालना पड़ेगा। स्टेप 3 नेट एसेट निकालो जी, वो भी निकालना पड़ेगा। और स्टेप 4 आपको वो भी करना पड़ेगा, मतलब स्टेप 1 खत्म हो गया। ठीक है जी, स्टेप 1 आप लिख देना कि एवरेज प्रॉफिट वाज गिवन या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। ठीक है, मैं हालांकि कोई स्टेप फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट गुडविल निकाल रहा हूं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो लिख लेना, इसमें तो खैर कुछ है नहीं। ठीक है जी, तो यहां पर गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकलती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी जी, वर्किंग नोट 1 से आएगी। वर्किंग नोट 1 में मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई भैया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई आपकी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्या है, 60,000 आपको दे रखे हैं, डिवाइड किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10%। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये आपका कितना बैठा, 6 लाख रुपए। कैपिटलाइज वैल्यू आपकी 6 लाख रुपए आ गई, आपने यहां 6 लाख लिखा, मैटर क्लोज। ठीक है जी, अब आपको नेट एसेट चाहिए, इसके लिए आपने वर्किंग नोट 2 डाला। मैं यहां लिख देता हूं वर्किंग नोट 2, इसके अंदर मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकलती थी, नेट एसेट निकलती थी टोटल एसेट एक्सेप्ट गुडविल माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। यही था, टोटल एसेट हमें दे रखी है 7 लाख, यही है ना, हाँ 7,20,000 माइनस लाइबिलिटी दे रखी है 2,40,000। बिना समय को वेस्ट करते हुए इसको जरा कर लें कंप्लीट। 4,80,000। भैया कैलकुलेटर की वजह से मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कोई इस बात पे हंस रहा हो कि सर ने कैलकुलेटर उठा लिया इसके लिए भी, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसीलिए मैं आपको कैलकुलेटर के लिए मना करता हूं। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं पर मैं अपनी कैलकुलेशन में भरोसा नहीं करता। ये मेरे ख्याल से 1,20,000 आना चाहिए, 1,20 ही आ रहा है। चलिए जी, ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको करवाया। यहां पर आज गुडविल आपकी 100% कंप्लीट होती है। केवल वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, तो ये कहे कि ट्रीटमेंट पढ़ाया, अभी तक मैंने ट्रीटमेंट को छुआ तक नहीं है, केवल गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ाया। और पूरी की पूरी पार्टनरशिप में आप डिसोल्यूशन तक चले जाएं, डिसोल्यूशन तक आप पहुंचेंगे, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन सब में आपको अगर कहा जाए कि गुडविल की वैल्यूएशन करें तो आप इन्हीं मेथड से वैल्यूएशन करने वाले हो। कौन कौन से मेथड करें, याद दिला सकते हैं आप लोग मुझे? हमने 3 मेथड पढ़े। पहला कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट हमारा एक ही था, साथ साथ में थर्ड पार्ट में हमारा था कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, ये दो हमारे थे हुआ करते थे कैपिटलाइजेशन के। साथ साथ में अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स भी दे दी जाएं, जैसे कि मैंने वेटेड एवरेज में आपको समझाया था कि जो चीज माइनस कर दी पर माइनस नहीं करनी थी आप उसे प्लस कर दें, और जो चीज प्लस कर दी प्लस नहीं करनी थी आप उसे माइनस कर देंगे। बात समझ में आती है? इस तरीके से आज मैंने यहां पर पार्ट नंबर मैं रब कर दिया, शायद 21 था, पार्ट नंबर 21 है, मैंने आज गुडविल यहां पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और एडमिशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आती है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।